हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। छात्रों, थर्ड ईयर के आपके थ्योरी पेपर्स में हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिकल के सर्वेइंग पार्ट में हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण और उसकी विधियां पढ़ चुके हैं। कैसे हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरणों का उपयोग करते हैं, कौन कौन सी विधियों से सर्वेक्षण किया जाता है और सर्वेक्षण की सामान्य जानकारियाँ, इन सब बातों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली दिक्मान और उसके प्रकार से रिलेटेड बनाया है। और दिक्मान का जो कन्वर्जन होता है, दिक्मानों का जो हम परिवर्तन करते हैं या जो प्रकार हैं, उनको मैंने समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है। तो अपना हेडिंग है दिक्मान किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है। सामान्य रूप में दिक्मान या दिशा कोण प्रिज्मेटिक कंपास में सर्वेक्षण के मुख्य आधार होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिक्मानों के आधार पर किसी भी क्षेत्र के सर्वेक्षण और वहां के विवरणों को प्लान में अंकित किया जाता है। जैसे प्लेन टेबल सर्वेक्षण में होता है कि हम वहीं पर प्लान तैयार करते हैं, टेबल पर ही शीट लगाते हैं और काम पूरा हो जाता है। लेकिन इसमें हम पहले फील्ड में जाकर दिक्मान पढ़ते हैं, फील्ड बुक में उसको लिखते हैं और फिर उस दिक्मान के आधार पर उस क्षेत्र का प्लान तैयार किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र के प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा मानचित्रण करने के लिए दिक्मान महत्वपूर्ण होते हैं। अब दिक्मान होते क्या है? किसी भी निर्देश दिशा से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण दिक्मान कहलाता है। और सिंपल अर्थों में कहें तो उस स्थान से जिस स्थान का मान पढ़ रहे हैं वहां का दिशा और उसका कोण, वो दिक्मान कहलाता है। अर्थात दिक्मानों से किसी वस्तु या विवरण का दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का बोध होता है। तो ये तो था बेरिंग्स या दिक्मान। अब दिक्मानों के कितने प्रकार हैं? इन दिक्मानों को हम 4 आधारों पर विभाजित करते हैं। इसका मैं विस्तृत पीडीएफ नोट्स आपको पहले शेयर कर चुका हूं। केवल यहाँ मुझे कुछ सवालों की जानकारी देनी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पुनः लिया है। सामान्य रूप से दिक्मान निर्देश दिशा के अनुसार 3 तरह के होते हैं। निर्देश दिशाएं 3 तरह की हैं। यथार्थ दिक्मान, अर्थात यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक दिक्मान, जो वास्तविक उत्तर दक्षिण रेखा के आधार पर होता है। दूसरा चुंबकीय दिक्मान, जो चुंबकीय रेखा के आधार पर, उत्तर दक्षिण रेखा के आधार पर किया जाता है। और तीसरा स्वेच्छ, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार कल्पना के करके या इच्छा से चयनित करके जब दिक्मान लिया जाता है, दिशा निर्धारित की जाती है, तो इस आधार पर दिक्मानों को हम यथार्थ दिक्मान, चुंबकीय दिक्मान और स्वेच्छ या कल्पित दिक्मान, इन 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा है अंकन पद्धति के आधार पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर हम सर्वेक्षण करते हैं और परीक्षाओं में सवाल भी इसी के आधार पर पूछे जाते हैं। तो अंकन पद्धति जिस अनुसार हो रही है उसके आधार पर दिक्मानों को हम 2 तरह से बांटते हैं। पहला दिक्मान कहलाता है पूर्ण वृत्त दिक्मान, जिसे हम होल सर्किल बेरिंग के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में कहते हैं WCB। और पूर्ण वृत्त दिक्मान में मान 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़े जाते हैं। किसी भी प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में हम इसी पद्धति से दिक्मान पढ़ते हैं और नोट करते हैं। और इनका मान घड़ी की सुई की दिशा में कितना होता है? 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। और इनमें किसी भी तरह की दिशा का उल्लेख नहीं किया जाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि किस दिशा में कितना मान लिखा हुआ है, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। ये मैंने आपको सर्वेक्षण करते समय भी बताया था और आपको उसका डायग्राम बनाकर भी बताया था कि कितने डिग्री पर कितना मान होता है। ये आप अच्छे से तैयार कर लें। और उसका जो पीडीएफ भेजा था उसमें भी मैंने ये चेंज बताया था। दूसरे जो प्रकार के दिक्मान हैं वो हैं वृत्तपादीय दिक्मान, जिसे हम समानित दिक्मान के नाम से भी जानते हैं। इसे हम RB या रिड्यूस्ड बेरिंग्स भी कहते हैं। इस प्रकार की पद्धति में जो मान पढ़े जाते हैं उसमें सभी अर्थात एक वृत्त को हम 4 भागों में बांट देते हैं। वृत्त कौन सा? जैसे पूर्ण वृत्त में 360 डिग्री है, तो उसी पूर्ण वृत्त को हम 4 भागों में बांट देंगे। तो 360/4 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अर्थात इसमें सभी वृत्त पादों का मान 0 से 90 के मध्य होता है।
अब सभी का मान जब 0 से 90 होगा तो इसकी पहचान के लिए हम सभी के साथ दिशा लिखते हैं, तो इनके मान के साथ दिशा लिखी जाती है, तभी इसकी पहचान संभव होती है। दिशा कैसे लिखेंगे? जैसे उत्तर में एक वृत्त बना लेते हैं, सबसे ऊपर हमने लिख दिया n, सबसे नीचे लिख दिया s, तो उत्तर और दक्षिण में हो गया n और s। ये n और s अर्थात उत्तर और दक्षिण नाम पहले लिखे जाएंगे। फिर बात आएगी पूरब में ईस्ट, पश्चिम में वेस्ट, ई और w लिख देंगे। अब जो मान नॉर्थ और ईस्ट के मध्य में आते हैं, उस मान के पहले उत्तर दिशा और बाद में पूर्व दिशा लिखी जाती है। नंबर 2, जो मान दक्षिण और पूर्व के मध्य में आते हैं, उससे पहले अर्थात उस मान से पहले दक्षिण और बाद में पूर्व दिशा लिखते हैं। जो मान 180 से 270 के मध्य आते हैं, उसमें हम दक्षिण और पश्चिम लिखते हैं, अर्थात जिसका मान दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच है, तो वहां दक्षिण और पश्चिम लिखा जाता है। पहले दक्षिण लिखेंगे, बाद में पश्चिम, और अंत में जिसके मान पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच है, अर्थात 270 से 360 के बीच है, तो वहां हम क्या लिखते हैं? पहले उत्तर दिशा और बाद में पश्चिम। तो इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। अब जब दोनों पद्धति से मान पढ़ना सीख जाते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि इनका परिवर्तन कैसे किया जाए। यदि किसी मान को हमने पूर्णव्रत पद्धति में पढ़ा है और उसे हम वृत्तपादीय दिक्मान में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तो छात्रों, इसके लिए हमने 4 नियम बनाए हैं। इन 4 नियमों के आधार पर आप किसी भी पूर्णव्रत पद्धति से पढ़े गए दिक्मान का वृत्तपादीय पद्धति में परिवर्तन कर सकते हैं। कौन कौन से नियम हैं? आप देखें, नियम नंबर 1 है ना, इसका डायग्राम मैं लगाना भूल गया, मैं अगले वीडियो में वो डायग्राम डाल दूंगा, आप यहां देखें और समझने का प्रयास करें। यदि किसी पूर्णव्रत दिक्मान का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री हो, अगर एक वृत्त में हम ऊपर ही ऊपर 0 डिग्री माने, तो 0 के बाद जो आपकी पूर्व दिशा आएगी वहां मान होगा 90 डिग्री। ओके, तो 0 से 90 के बीच जो भी मान हो, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको वृत्तपादी में बदलना है, तो वृत्तपादीय मान में किसी भी तरह का चेंज किए बिना आप पहले उत्तर दिशा और बाद में पूर्व दिशा लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? उत्तर दिशा, और बाद में पूर्व दिशा लिखेंगे। दूसरा नियम है आपका, यदि पूर्णव्रत का मान 90 से 180 हो, 90 मीन्स दक्षिण और पूर्व का हो गया, 90 से 180, 90 मतलब पूर्व, 180 मतलब दक्षिण, तो ऐसी स्थिति में 180 में से पूर्णव्रत को घटाएंगे। तीसरी बात, यदि पूर्णव्रत का मान 180 से 270 हो, तो ऐसी स्थिति में वृत्तपादीय के मान ज्ञात करने के लिए पूर्णव्रत में से 180 को घटा देंगे। जो मान मिलेगा उससे पहले दक्षिण और बाद में पश्चिम अर्थात S और W का उल्लेख करेंगे। और अंत में चौथा नियम, जिसके अनुसार पूर्णव्रत का मान 270 से 360 होने पर पहले हम उत्तर दिशा लिखते हैं, बाद में पश्चिम लिखते हैं और उस मान को 360 में से घटा देते हैं। तो इस तरह से ये 4 नियम हैं और इन चारों नियमों को मैंने शॉर्ट में लिख करके समझाने का प्रयास किया है। तो इस आधार पर आप किसी भी पूर्णव्रत पद्धति से पढ़े गए दिक्मानों के वृत्तपादीय मान में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये 4 नियम है, इसके आधार पर आप परिवर्तन करेंगे। अब अगली बात आती है तीसरा पॉइंट, सर्वेक्षक की स्थिति के आधार पर, अर्थात सर्वेक्षक कहाँ खड़ा है, वो पहले स्टेशन से काम शुरू कर रहा है वहां पर है या वो अंतिम स्टेशन की ओर है। तो इस आधार पर हम दिक्मानों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा अग्र दिक्मान, जिसे हम फॉरवर्ड बीरिंग्स के नाम से जानते हैं। किसी रेखा के पहले सिरे से अंतिम सिरे की ओर पढ़ा गया दिक्मान अग्र दिक्मान कहलाता है। पहला सिरा मान लिया A है और दूसरा सिरा B है, तो आप लिखेंगे A से B का अग्र दिक्मान। फिर आप पढ़ेंगे
पश्च दिक्मान अर्थात बैक बेरिंग, अर्थात दूसरे सिरे से पहले सिरे की ओर पड़ा गया दिक्मान, वो पश्च दिक्मान कहलाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, अग्र और पश्च दिक्मानों में 180 डिग्री का अंतर होता है। यदि पूर्णव्रत पद्धति में अग्र दिक्मान ज्ञात है तो पश्च दिक्मान ज्ञात करने के लिए आप इन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि अग्र दिक्मान का मान 180 से कम है तो आप 180 जोड़ेंगे, और यदि 180 से ज्यादा है तो 180 घटाएंगे, अर्थात पश्च दिक्मान बराबर अग्र दिक्मान प्लस माइनस 180। तो इस तरीके से आप पश्च दिक्मान ज्ञात कर सकते हैं यदि आपके पास अग्र दिक्मान ज्ञात है। कौन सी पद्धति में? पूर्ण व्रत में। अब हम देखते हैं कि व्रतपादी पद्धति में अग्र और पश्च दिक्मान कैसे ज्ञात करें। यदि इस पद्धति में कौन सी, जिसमें मान 0 से 90 होते हैं, तो अग्र और पश्च दोनों की संख्यात्मक मान तो एक समान होंगे क्योंकि उसमें दिशाएं लिखी जाती हैं और सबका मान 0 से 90 होता है। तो इस पद्धति में पश्च दिक्मान ज्ञात करने के लिए केवल दिशा बदली जाती है, मान वही रहता है। कैसे दिशा बदलेंगे? जैसे मान लिया कि किसी व्रतपादी पद्धति में अग्र दिक्मान को लिखा है आपने उत्तर 40 पूर्व, तो हम क्या लिखेंगे? उत्तर के बजाय दक्षिण और पूर्व के बजाय पश्चिम कर देंगे, उत्तर 40 पश्चिम। तो उत्तर के बजाय दक्षिण दिशा, दक्षिण के बजाय उत्तर दिशा, पूर्व के बजाय पश्चिम दिशा और पश्चिम के बजाय पूर्व दिशा लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, ए बी का अग्र दिक्मान बराबर उत्तर 50 पूर्व। तो पश्च दिक्मान क्या होगा? उत्तर के बजाय हमने दक्षिण कर दिया, पूर्व के बजाय पश्चिम कर दिया, तो दक्षिण 50 डिग्री पश्चिम। इसी प्रकार व्रतपादी पद्धति में पश्च दिक्मान ज्ञात करने के लिए केवल दिशा बदली जाएगी। ठीक है, तो ये दिशा के आधार पर आप अग्र और पश्च दिक्मान ज्ञात कर सकते हैं दोनों ही पद्धतियों में। पहली पद्धति थी पूर्णव्रत, जिसमें हमें देखना है कि अग्र और पश्च का अंतर 180 डिग्री होता है। यदि अग्र का मान 180 से कम है तो उसमें 180 जोड़ दें, और यदि अग्र का मान 180 से ज्यादा है तो उसमें से 180 घटा करके पश्च दिक्मान ज्ञात करेंगे। और व्रतपादी पद्धति में हम केवल दिशाएं बदलेंगे। तो ये दो पद्धतियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान वाली, और दूसरी आपकी पूर्ण व्रत और व्रतपादी पद्धति। इस पर ही सवाल पूछे जाएंगे और यही आपके सर्वेक्षण के आधार हैं। और अंत में प्रयुक्त विधि के अनुसार हम दिक्मानों को दो भागों में बांट देते हैं। प्रेक्षित दिक्मान, जब हम क्षेत्र में कंपास द्वारा सर्वेक्षण करते हैं और उससे जो दिक्मान प्राप्त करते हैं वो प्रेक्षित होता है। और आवश्यक गणना के द्वारा यदि हम कोई दिक्मान ज्ञात करते हैं तो वो कैलकुलेटेड या परिकलित दिक्मान होता है। तो छात्रों, ये था आपका दिक्मान से संबंधित टॉपिक। इसे मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।